बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our today lecture with the name of Allah who is most beneficent and merciful. In last lecture we have completed chapter number 4 which is habitat and food chain, and in last lecture we didn't complete our exercise. So first of all we are going to complete the exercise of chapter number 4 which is habitat and food chain, and then we will continue, then we will start the chapter number 5 which is microorganism. Let's move towards the exercise of chapter number 4. Now open page number 71. On page number 71 there is a try it out. Try it out, page number 71. Okay, here is a question that a garden is a habitat. What are some of the smaller habitats in the garden? Can you identify the living things in these smaller habitats? आपको बताया था कि हैबिटेट क्या होता है, वो प्लेस जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, द प्लेस वेयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स, इट्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट, वो उसकी हैबिटेट होती है। अब आपको ये भी एग्जांपल दी थी कि गार्डन जो है वो हैबिटेट है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लाइक ट्रीज़ होते हैं वहाँ, वो ट्री का हैबिटेट है, स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और इस तरह वहाँ पॉन्ड भी होता है, तो पॉन्ड के अंदर डक मौजूद होती हैं, स्मॉलर फिशीज़ मौजूद होती हैं, तो वो गार्डन जो हुआ वो इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट हुआ। अब यहाँ क्वेश्चन है कि गार्डन हैबिटेट है और व्हाट आर सम ऑफ द स्मॉलर हैबिटेट्स, के गार्डन के अंदर और कौन कौन से छोटे छोटे हैबिटेट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह हो सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द लिविंग थिंग्स इन दीज स्मॉलर हैबिटेट्स, आपको उन स्मॉलर हैबिटेट्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बताने हैं कि इसमें गार्डन के अंदर कौन सा दूसरा हैबिटेट है और उसके अंदर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। तो आपको भी बताया गार्डन के अंदर पॉन्ड होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे पॉन्ड हैबिटेट होगा गार्डन में, पॉन्ड हैबिटेट। और पॉन्ड हैबिटेट के अंदर ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से मौजूद होते हैं, फिश होती है, इसी के साथ वाटर प्लांट होते हैं, वो प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं वो प्लांट मौजूद होते हैं, और इसी तरह से फ्रॉग्स भी गार्डन के अंदर पॉन्ड के अंदर रहते हैं। तो पॉन्ड हैबिटेट कहाँ मौजूद है, गार्डन में मौजूद है, इट इज़ अ स्मॉलर हैबिटेट ऑफ गार्डन, एंड फिश, वाटर प्लांट एंड फ्रॉग्स लिव्स इन पॉन्ड हैबिटेट। एंड नेक्स्ट हैबिटेट इज ट्री हैबिटेट, गार्डन में ट्री भी होते हैं, और ट्री क्या है, मुख्तलिफ बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का हैबिटेट है। तो आपने एक और हैबिटेट बता दिया, कौन सा, ट्री हैबिटेट। और ट्री हैबिटेट में क्या क्या मौजूद होते हैं, कौन कौन से लिविंग होते हैं, बर्ड्स रहते हैं ट्री पर, आंट्स रहते हैं, और फर्न्स जो हैं वो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, और ये स्मॉलर प्लांट भी ट्री के नीचे मौजूद होते हैं। तो ट्री हैबिटेट में क्या आ गए, बर्ड्स, आंट्स एंड फर्न्स। एंड थर्ड हैबिटेट इज लीफ लिटर। लीफ लिटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गार्डन, और लीफ लिटर के अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्नेल्स, सेंटीपीड्स, एंड फंजाई। ओके, और नेक्स्ट हैबिटेट इज
flower bed, and flowering plants, bees and honey bees, butterflies, ये सब कहाँ मौजूद होते हैं? फ्लावर बेड पर मौजूद होते हैं। जो फूलों का एक पूरा बेड बनता है गार्डन में, उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, बीज होते हैं और बटरफ्लाइज होती हैं। एंड नंबर 5 हैबिटेट इज रॉक। गार्डन में रॉक्स भी मौजूद होती हैं और रॉक्स पे कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं? मॉसेस lives on rocks, they grow on rocks. So this is the question, try it out on पेज नंबर 71। आपको गार्डन में मौजूद स्मॉलर हैबिटेट्स बताने थे, ये स्मॉलर हैबिटेट्स बता दिए, 5 आपको हैबिटेट बता दिए और इन हैबिटेट के अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं ये भी आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 80. Think about it. Next question is page number 80. Think about it. यहाँ क्वेश्चन आपके पास क्या है? द पोलर बेयर इज सो वेल अडेप्टेड टू कीपिंग इटसेल्फ वार्म that it can get overheated easily. What do you think will happen to polar bears if the climate changes and the earth becomes warmer? आपको पोलर बेयर बढ़ाया था। पोलर बेयर के अंदर एडेप्टेशन होती है, किस तरह से उसके जो फर होते हैं वो उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, उसकी बॉडी को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि वो कोल्डर एरियाज़ में एक्सट्रीम टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सके। इसी तरह उसकी स्किन ब्लैक कलर की स्किन होती है, जो फर के नीचे ब्लैक कलर की स्किन है वो भी क्या करती है? उसको हीट दे रही होती है और अंदर की हीट को बाहर आने से रोक रही होती है, हीट लॉस को प्रिवेंट करती है। और इसके साथ साथ ब्लैक स्किन के अंदर फैट की लेयर होती है और वो फैट की लेयर भी उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही होती है। उसके स्मॉल ईयर्स होते हैं, स्मॉल टेल होती है। ये सारी एडेप्टेशन उसको किसी भी ठंडे इलाके में, कोल्डर एरिया में वार्म अप रखने में हेल्प करते हैं। ये इसकी एडेप्टेशन है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अगर उसे जो है वो बहुत ज़्यादा अर्थ वार्मर हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए तो अब क्या होगा? अब जो है वो पोलर बेयर ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो मज़ीद अगर बाहर का टेम्परेचर भी अगर हॉट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो पोलर बेयर सर्वाइव नहीं कर सकेगा और वो डाई हो जाएगा। इट विल बी डाई इन द वार्मर प्लेसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is present on page number 87, which is try it out. Try it out, page number 87. पेज नंबर 87 पर ट्राई इट आउट है। स्टडी द लेबल्ड पार्ट्स ऑफ द व्हेल बिलो, हाउ डू दीज एडेप्टेशन हेल्प द व्हेल टू सर्वाइव इन वाटर। व्हेल भी आपको बताया था। व्हेल के अंदर क्या एडेप्टेशन मौजूद है कि व्हेल के अंदर थिक लेयर ऑफ फैट होती है, उसकी स्किन के नीचे फैट की एक थिक लेयर होती है जो उसको हीट प्रोवाइड कर रही होती है। ये कहाँ रहती है? ओशियंस में रहती है, समंदर में रहती है, पानी के अंदर रहती है, जहाँ का टेम्परेचर लो होता है। तो उस ठंडे कूल प्लेस के अंदर ये उसको हीट अप कर रही होती है, इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही होती है, वार्म अप रखती है इसकी बॉडी को। क्या? थिक लेयर ऑफ फैट जो उसके अंदर द स्किन मौजूद होती है। इसी तरह से इसमें एडेप्टेशन क्या है? ब्लो होल मौजूद होता है। व्हेल जो है अंडर द वाटर ब्रीथ नहीं कर सकती, सांस नहीं ले सकती। जब ये वाटर की सरफेस पर आती है तो उस वक्त ये ब्रीथ करती है, क्योंकि इसके अंदर लंग्स मौजूद होते हैं रेस्पायरेशन के लिए यहाँ लंग्स होते हैं। अब वो किस तरह ब्रीथ करती है कि जब वो वाटर की सरफेस पर आती है तो यहाँ एक होल होता है इसके हेड के पास जो ब्लू होल कहलाता है, और इस होल से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ऑक्सीजन अंदर बॉडी के एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है, यानी inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide takes place through blowhole.
एंड फ्लिपर्स एंड टेल्स आर प्रेजेंट, और फ्लिपर्स और टेल्स क्या करते हैं, इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं, इसकी स्पीड को, और ये जो अपनी पोजीशन, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं। ये फ्लिपर्स और टेल्स इसको स्विम करने में, अपनी डायरेक्शन चेंज करने में, स्पीड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर दी एडेप्टेशन ऑफ व्हेल, जो इसको उस क्लाइमेट के अंदर, उस एटमॉस्फेयर के अंदर रहने में, पानी के अंदर कोल्ड टेम्परेचर के अंदर रहने में, सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 90। पेज नंबर 90 पर क्या है, ट्राइट आउट है, कंस्ट्रक्ट अ फूड चेन्स इन अ लोकल हैबिटेट। लोकल हैबिटेट के अंदर आपको क्या बतानी है, फूड चेन बतानी हैगी, और आप ये फूड चेन किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जो लोकल हैबिटेट है उसके अंदर जैसे अगर आपके पास ग्रास है, ठीक है, ग्रास जो है वो क्या, इसको कौन खाता है, इसको डियर खाती है, और डियर को जो है वो टाइगर खाता है। ये जो है वो क्या हो गई, राइट आउट पेज नंबर 90। तो इस तरह से ये फूड चेन है। आपको कुछ फूड चेन खुद से भी कंस्ट्रक्ट करनी है। इस क्वेश्चन को आप बाय सेल्फ कंप्लीट करेंगे। आप यहाँ पर कुछ फूड चेन लिखेंगे जो कि आपके आसपास की सराउंडिंग में नज़र आती हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स रिव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हम कर चुके हैं। इसको रिपीट कर देती हूँ। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन पेज नंबर 91। रिव्यू क्वेश्चंस आर प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 91। रिव्यू क्वेश्चन पेज नंबर 91, नंबर 1 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द हैबिटेट ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर 1 है मैनग्रोव प्लांट। तो मैनग्रोव प्लांट कहाँ पर रहता है, इसकी हैबिटेट क्या होगी, मैनग्रोव। ये कहाँ पाया जाता है, मैनग्रोव में पाया जाता है। सेकंड है कैमल। कैमल का हैबिटेट क्या है, कैमल लिव्स इन डेजर्ट, डेजर्ट्स में रहता है। डेजर्ट इज द हैबिटेट ऑफ कैमल्स। एंड थर्ड है पेंगुइन। पेंगुइन कहाँ होता है, एंटार्क्टिक ओशियन में, कोल्डर एरियाज में पाया जाता है, एंटार्क्टिक एरियाज में पाया जाता है, ये वहाँ पर होता है। और फोर्थ है कोकोनट ट्रीज। कोकोनट ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं, बीच पर, समंदर के साहिल पर मौजूद होते हैं। तो मैनग्रोव प्लांट का हैबिटेट है मैनग्रोव, कैमल का हैबिटेट है डेजर्ट्स, पेंगुइन का हैबिटेट है एंटार्क्टिक, और कोकोनट ट्रीज का हैबिटेट है बीच। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 1। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ पॉन्ड इज अ हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। पॉन्ड में बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स रहते हैं। आइडेंटिफाई 3 प्लांट्स एंड 3 एनिमल्स लिविंग इन अ पॉन्ड। अब आपको बताना है कि पॉन्ड के अंदर 3 प्लांट के, 3 प्लांट्स और 3 एनिमल्स के नेम बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि पॉन्ड में कौन कौन से एनिमल और प्लांट होते हैं। 3 नेम देने हैं आपको। अगर आप एनिमल्स देखें तो पॉन्ड के अंदर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, फिश मौजूद होती है, फ्रॉग होते हैं, टैडपोल होता है, और इसी तरह से बीटल मौजूद होते हैं। बीटल होते हैं। अब आप प्लांट्स अगर देखें कि पॉन्ड के अंदर कौन कौन से प्लांट्स मौजूद होते हैं। प्लांट्स में हमारे पास वाटर लिली, लोटस, एंड वाटर हाइसिंथ।
ये प्लांट्स हैं जो पॉन्ड के अंदर मौजूद होते हैं। पॉन्ड में एनिमल्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? फिश, टैडपोल, ग्रेट डाइविंग बीटल। और प्लांट्स में प्लांट्स मौजूद हैं पॉन्ड में, वो कौन से हैं? वाटर लिली, लोटस एंड वाटर हाइसिंथ मौजूद होते हैं। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 3। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3। रिव्यू क्वेश्चन नंबर 3 is identify the natural habitat of a cactus plant। कैक्टस प्लांट का आपको नेचुरल हैबिटेट बताना है। कैक्टस प्लांट कहाँ रहता है? डेजर्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आपको कैक्टस प्लांट की भी एडेप्टेशन समझाई थी कि कैक्टस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन शेप की हो जाती हैं ताकि वाटर लॉस कम से कम हो सके। उसका स्टेम सक्यूलेंट स्टेम होता है, वो फ्लैशी स्टेम होता है, वाटर उसके अंदर मौजूद होता है और उसकी रूट्स लॉन्ग रूट्स होती हैं ताकि वो दूर से भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकें, वाटर एब्जॉर्प्शन में ईजी हो सके। तो कहाँ पाया जाता है? कैक्टस प्लांट्स occupies in desert। How is a cactus plant situated to its environment in this habitat? किस तरह से वो उसमें सर्वाइव करता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि लीव्स उसकी स्पाइन शेप की हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को लॉस होने से बचाया जा सके, वाटर का लॉस कम से कम हो सके, स्टोमेटा उसमें कम से कम होते हैं। इसी तरह से क्या है कि जो स्टेम है वो सक्यूलेंट स्टेम है, फ्लैशी स्टेम होता है, वाटर कंटेंट उसमें मौजूद होता है और रूट्स जो हैं वो लॉन्ग रूट्स होती हैं। लॉन्ग रूट्स की वजह से क्या होता है? वो दूर से भी पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज रिव्यू क्वेश्चन नंबर 4। Suggest a way in which a butterfly is dependent on a flowering plant and a way in which the flowering plant is dependent on the butterfly। कि फ्लावरिंग प्लांट जिस पे फूल मौजूद है वो किस तरह बटरफ्लाई पर डिपेंड करता है और बटरफ्लाई किस तरह से फ्लावरिंग प्लांट पर डिपेंड करती है। बटरफ्लाई क्या करती है? फूलों पर जाकर बैठती है, फ्लावर्स पर बैठती है और वहाँ से वो नेक्टर सक करती है, अपनी फूड हासिल कर रही होती है, फूलों का रस चूसती है। वो यहाँ पर बटरफ्लाई को क्या फ़ायदा है फूलों से कि उसको अपनी फूड वहाँ से मिल रही है। और प्लांट को, फ्लावर को क्या फ़ायदा हो रहा है? जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनको क्या फ़ायदा है? वो किस तरह बटरफ्लाई पर डिपेंड करते हैं कि बटरफ्लाई पॉलिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। पॉलिनेशन आपको बताया था, फ्लावर के 2 पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में पोलन ग्रेन्स, ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, पोलन ग्रेन्स कहलाते हैं। एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस तरह से जो बटरफ्लाई है वो उनकी रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, पॉलिनेशन में हेल्प करती है और बटरफ्लाई को फ्लावर से अपनी फूड हासिल हो रही होती है। नाउ लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टडी द फूड चेन बिलो। और यहाँ पर आपके पास क्या फूड चेन है कि प्लांट मौजूद है। प्लांट को कौन अपनी फूड बनाता है? एफिड जो है, एफिड क्या करता है? प्लांट को अपनी फूड बना रहा होता है। इसके बाद लेडी बग वो एफिड को अपनी फूड बनाती है एंड लेडी बग को कौन फूड बनाता है? बर्ड्स जो हैं वो उसको खा जाते हैं और ये इसकी फूड बनती है। तो यहाँ पर आपके पास फूड चेन है जिसमें क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द हैबिटेट इन विच यू आर लाइकली टू ऑब्जर्व दिस फूड चेन। कि ये फूड चेन कहाँ पर पाई जाती है, ये फूड चेन कहाँ पर मौजूद होगी? ये इंसेक्ट्स हैं और बर्ड्स, ये इंसेक्ट, बर्ड्स और प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? गार्डन में पाए जाते हैं। तो ये वाली जो फूड चेन आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है ये कौन से हैबिटेट में होती है? गार्डन हैबिटेट में मौजूद होती है। ओके, बी पार्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसर्स। वेयर डज इट गेट इट्स फूड एंड एनर्जी फ्रॉम। यहाँ आपको बताना है प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं और ये कहाँ से अपनी फूड हासिल करते हैं। जब मैंने आपको फूड चेन पढ़ाई थी तो फूड चेन आपको बताया था क्या होता है कि यहाँ सन मौजूद है। सन क्या देता है? लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस लाइट एनर्जी को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं
और प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड क्लोरोफिल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और इसके लिए क्या ज़रूरी होती है? सनलाइट ज़रूरी होती है, क्लोरोफिल ज़रूरी होता है. तो ये जो सन मौजूद है हमारे पास, ये सन हम क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है. प्लांट इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और केमिकल एनर्जी में चेंज करके अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. और फिर ये किसकी फूड बनता है? एफिड की बनता है. एफिड लेडी बग की फूड बनता है और ये लेडी बग बर्ड्स की फूड बनता है. तो सो यहाँ पर हो क्या रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. प्लांट गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. प्लांट कहाँ से एनर्जी ले रहा है? सनलाइट से लेना है. फिर ये प्लांट से एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी आई प्लांट में, प्लांट से एफिड में, एफिड से लेडी बग और लेडी बग से फिर बर्ड्स में जाती है. दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज फूड चेन. ये क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है. और आपको से यहाँ पे क्या पूछा गया? व्हाट आर आइडेंटिफाई प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स आर प्रोड्यूसर बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं. और कौन फूड प्रिपेयर कर रहा है यहाँ पर? खुद प्लांट खुद अपनी फूड प्रिपेयर कर रहा है. दैट्स वाई इट इज़ प्रोड्यूसर. तो आपसे पूछा गया यहाँ पर कि आइडेंटिफाई प्रोड्यूसर. तो क्या है यहाँ पर प्रोड्यूसर? प्लांट है. प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड and plant are able to prepare their own food with the help of sunlight and chlorophyll and by the process of photosynthesis. Where does it get its food and energy from? कि अब ये अपनी जो फूड है वो तो खुद प्रिपेयर करता है और एनर्जी ये कहाँ से हासिल करता है? एनर्जी ये सनलाइट से हासिल करता है. ओके, नाउ सी पार्ट इज आइडेंटिफाई द कंज्यूमर्स इन द फूड चेन. फूड चेन में जो कंज्यूमर्स हैं आपको वो बताना है. कंज्यूमर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर. जैसे कि यहाँ पे प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है. जबकि वो ऑर्गेनिजम्स विच आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपनी फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, लाइक प्लांट से हासिल करते हैं, एनिमल से हासिल करते हैं, तो उन्हें हम कंज्यूमर्स कहते हैं. तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कंज्यूमर कौन कौन से हैं. तो एफिड अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो अपनी फूड किससे हासिल कर रहा है? प्लांट से. लेडीबग अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो अपनी फूड किससे हासिल कर रहा है? एफिड से. बर्ड अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं और वो किससे ले रहे हैं? यहाँ पर लेडीबग से फूड ले रहे हैं. तो दीज थ्री आर कंज्यूमर्स इन दिस फूड चेन. Okay. These three are consumers in this food chain because they are not making their food by themselves. They are getting the food from other organisms. तो आपके यहाँ इसका आंसर क्या हो गया? कंज्यूमर में आपके पास आ जाएगा एफिड, लेडीबग एंड बर्ड्स आर कंज्यूमर्स. Now D part is how many predators and how many prey are there. यहाँ पे आपको बताना है कितने predator हैं और कितने prey हैं in the food chain. Identify the predators and their prey. कितने predator हैं और कितने prey मौजूद हैं उनके आपको नेम बताने हैं. यहाँ पर अगर आप देखें कि predator क्या होते हैं? वो एनिमल जो अपनी फूड दूसरे एनिमल से हासिल करते हैं वो प्रीडेटर कहलाते हैं. ठीक है. बर्ड्स क्या हुआ? यहाँ पर प्रीडेटर है. इट इज़ प्रीडेटर बिकॉज इट इज़ गेटिंग द फूड फ्रॉम लेडीबग. दूसरे एनिमल से हासिल कर रहा है. लेडीबग इज़ अ प्रीडेटर बिकॉज इट इज़ गेटिंग देयर इट्स फूड फ्रॉम एफिड. कहाँ से ले रहा है? एफिड से ले रहा है. तो यहाँ पे कितने प्रीडेटर हो गए? 2 प्रीडेटर्स हो गए जो कि अपनी फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहे हैं. तो यहाँ पे कितने प्रीडेटर हो गए? 2 प्रीडेटर्स हो गए. और इनके नेम कौन कौन से हैं आपके पास? लेडीबग एंड बर्ड.
और प्रे क्या होते हैं? प्रे आर एनिमल्स विच मेक द फूड ऑफ अदर एनिमल्स, जो कि दूसरे की फूड बन जाते हैं। वो एनिमल जो दूसरे एनिमल की फूड बन जाते हैं उन्हें हम प्रे कहते हैं। तो यहाँ पर एफिड जो है वो किसकी फूड बन रहा है? लेडी बग की फूड बन रहा है। और इसी तरह लेडी बग किसकी फूड बन रहा है? बर्ड्स की फूड बन रहा है। तो ये जो टू एनिमल्स हुए, ये जो टू ऑर्गेनिजम्स हुए, एफिड एंड लेडी बग, दीज आर प्रे। ये प्रे हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की, दूसरे एनिमल की फूड बन रहे हैं। तो यहाँ पे टू ही प्रे मौजूद हैं, टू प्रीडेटर हैं और टू प्रे है, जिसमें के नेम क्या आ जाते हैं? एफिड एंड लेडी बग। Aphid and ladybug are to prey in this food chain. Now question number 6. Construct a food chain for each group of plants and animals given below. आपको यहाँ क्या करना है? ये आपके पास A में दिया हुआ है टाइगर, ग्रास, डियर। आपको इसकी फूड चेन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रोड्यूसर आएगा। ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, इट इज़ अ प्लांट विच कैन मेक देयर ओन फूड। देन ग्रास को कौन खाता है? डियर खाता है। डियर इज़ अ हर्बीवोर। हर्बीवोर आपको बताए थे वो एनिमल्स जो अपनी फूड प्लांट से हासिल करते हैं वो हर्बीवोर कहलाते हैं। जो कि प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर। तो डियर हर्बीवोर है, इट गेट इट्स फूड फ्रॉम ग्रास। ये ग्रास से फूड हासिल करेगा। और टाइगर क्या करेगा? टाइगर इस डियर से अपनी फूड हासिल करेगा। तो यहाँ पे ग्रास प्रोड्यूसर हो गई, डियर एंड टाइगर कंज्यूमर हो गए। इसी तरह से ये हर्बीवोर हो गया, डियर जो कि अपनी फूड किससे हासिल कर रहा है? प्लांट से हासिल करता है। और टाइगर क्या हो गया यहाँ पर? कार्निवोर हो गया, जो कि अपनी फूड दूसरे एनिमल से हासिल करता है। वो एनिमल जो अपनी फूड दूसरे एनिमल से हासिल करते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं। जो कि मीट ईटर ऑर्गेनिक एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं। सेकेंड चेन इज रैबिट, फॉक्स एंड ग्रास। सबसे पहले क्या आएगा? प्रोड्यूसर आएगा ग्रास। ग्रास को कौन खाएगा यहाँ पर? रैबिट। रैबिट इज अ हर्बीवोर एंड रैबिट विल बिकम द फूड ऑफ फॉक्स। फॉक्स इज कार्निवोर। नाउ सी में आपको दिया है बर्ड, कैटरपिलर, लेटस प्लांट। लेटस प्लांट आपके पास क्या है? यहाँ प्रोड्यूसर है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है। एंड लेटस प्लांट विल बिकम द फूड ऑफ कैटरपिलर। कैटरपिलर इज हर्बीवोर एंड देन कैटरपिलर विल मेक द फूड ऑफ बर्ड। बर्ड्स आर कार्निवोर्स जो कि दूसरे एनिमल से अपनी फूड हासिल करते हैं। डी में है प्रेइंग मैंटिस, ग्रास हॉपर, ग्रास एंड बैट। तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर में ग्रास आ जाएगा। ग्रास किसकी फूड बनेगा? ग्रास हॉपर की। और ग्रास हॉपर किसकी फूड बनेगा? प्रेइंग मैंटिस की। एंड लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर? बैट। ओके, नाउ रिव्यू क्वेश्चंस आर completed. Let's move towards page number 92, think tank number 2. Think tank number 2. Page number 92. इस थिंक टैंक में आपसे क्या पूछा गया है? मैनी फूड चेन्स स्टार्ट विद प्लांट्स। कि अब तक हमने देखा कि फूड चेन किससे स्टार्ट हो रही थी? प्लांट से स्टार्ट हो रही थी। बट प्लांट्स आर नॉट द ओनली प्रोड्यूसर। सिर्फ प्लांट ही प्रोड्यूसर नहीं होते और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वो भी प्रोड्यूसर होते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है?
give some examples of food chains which do not start with plants. आपको यहाँ पर कुछ ऐसी फूड चेन बतानी है जो कि प्लांट से स्टार्ट नहीं हो रही हो. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेड लीफ भी क्या है, प्लांट का पार्ट है, लेकिन यहाँ प्लांट नहीं हो रहा है. डेड लीफ क्या है, डेड हो गया है, ये डेड ऑर्गेनिज्म है. अब ये किसकी फूड बनेगा, अर्थवॉर्म की. And earthworm will become the food of centipede. Okay, now next food chain, phytoplanktons. पॉन्ड्स में मौजूद होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स क्रिल की फूड बनेगा, और क्रिल जो है वो वेल की फूड बनता है. फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं ये भी प्रोड्यूसर हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, पॉन्ड के अंदर मौजूद होते हैं. थर्ड क्या होगी, एल्गा. एल्गा किसकी फूड बनेगा, टैडपोल की, और टैडपोल किसकी बनेगा, बीटल की. Great diving beetle. Alga is also producer. It can make their own food with the help of chlorophyll and sunlight. So three food chains are present which are not starting with plants, and it is starting from dead leaf, phytoplankton and alga. Now exercise of chapter number 4 is completed now, and we are going to start chapter number 5, which is microorganism. Now, what are microorganisms? What are microorganisms? Chapter number 5, which is microorganisms. And microorganisms क्या होते हैं? Two types of things are present in our environment, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. दो तरह की चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. एंड द लिविंग थिंग विच आर टू स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो लिविंग थिंग जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी टाइनी होते हैं, जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. और लिविंग थिंग को हम ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म. आपको बताया कि टू टाइप ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिजम्स, एंड द ऑर्गेनिज्म, द लिविंग थिंग विच आर टू स्मॉल, विच आर वेरी टाइनी एंड कैन नॉट सीन विद आवर नेकेड आइज, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, हम इसे अपनी आई से नहीं देख सकते हैं. इसी तरह से बैक्टीरिया, अमीबा एंड ईस्ट, इसी तरह और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी टाइनी होते हैं, हम अपनी नेकेड आई से उन्हें नहीं देख सकते हैं. दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड हम क्या करते हैं, देयर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करते हैं, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप. ओके, माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोब्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहा जाता है. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, द ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिजम्स, एंड द लिविंग थिंग, द ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल, विच आर वेरी टाइनी एंड अनेबल टू सी विद आवर नेकेड आई, दे कैन नॉट सीन विद आवर नेकेड आई, एंड वी यूज माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, now there is a scientist Anthony
Van Leeuwenhoek Anthony van Leeuwenhoek is the first scientist. He is the first scientist who observed माइक्रोऑर्गेनिज्म. एंथोनी वैन लीवनहुक पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माइक्रोऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था. ही मेड हिज ओन माइक्रोस्कोप, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. इन्होंने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई थी और उसकी हेल्प से इन्होंने माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था. ओके, माइक्रोऑर्गेनिज्म ने सबसे पहले किसको ऑब्जर्व किया था? बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था. और कौन से बैक्टीरिया? जो कि हमारी टीथ के बिटवीन मौजूद होते हैं, हमारी दांतों के बीच में जो जगह है, स्पेस होती है, उस स्पेस के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं. इन बैक्टीरिया को एंथोनी वैन लीeuwenhoek ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था बाय हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप. इसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था. वो लाइक वो ऑर्गेनिजम्स जो कि कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड में पाए जाते हैं. ओके, like here is bacterium, single bacteria. Bacteria is also a microorganism. Yeast, this is the picture of diagram of yeast. Yeast is also a microorganism. Here is bacterial colonies. यहाँ पर पूरी कॉलोनी आपको दिखाई गई है. और इसी तरह से यहाँ पर क्या मौजूद है? पेनिसिलियम मोल्ड. ये क्या है? मोल्ड. और यहाँ ब्रेड मोल्ड, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगस. ये फंगस की टाइप है. ईस्ट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस. तो बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, वन सेल पर मुश्तमिल होता है, वन सेल इसके अंदर मौजूद है. इसी तरह से ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम मोल्ड और बैक्टीरियल कॉलोनीज, ये सारी क्या हैं? लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पर क्या मौजूद है? अमीबा, पैरामीशियम और इसी तरह टोबैको मोज़ेक वायरस, यूग्लिना, और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज वायरस है, डायटम है, क्लोरेला, और फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस मौजूद है. दीज ऑल आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते. इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है. अब अगर हम यहाँ पर देखें कि पॉन्ड इकोसिस्टम की अगर बात करें, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, सब जगह पाए जाते हैं. ये सॉइल में भी मौजूद होते हैं. इनकी अक्रेंस क्या है? कहाँ पाए जाते हैं? दे आर ऑल अराउंड अस. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इन द सॉइल. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉइल, इन वाटर एंड इन एयर. एयर के अंदर, हवा में, सॉइल में, वाटर में, सब जगह पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिविंग थिंग एंड ऑन द सरफेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के ऊपर की सरफेस के ऊपर भी मौजूद होते हैं. और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं. ये उनकी जो है लिविंग थिंग के होस्ट होते हैं. इसी तरह ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग भी, हमारे अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होस्ट हैंगे. तो वी आर द होस्ट ऑफ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर all around us and they are found in soil, in water and in air and on non-living thing, on non-living thing and on living thing and even inside the living thing. They all are present. इनसाइड द लिविंग थिंग भी ये मौजूद होते हैं. इसी तरह से अब हम देखें कि बैक्टीरिया की बात करी. बैक्टीरिया इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. तो फूड के अंदर क्या पाए जाते हैं? फूड के अंदर बैक्टीरिया होते हैं. अगर आप फूड को बहुत देर तक आप छोड़ दें अपनी डाइनिंग टेबल पर, फूड को रहने दें, आप उसको छोड़ देंगे, तो क्या होगा कि बैक्टीरिया तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं. तेज़ी से मल्टीप्लाई होने के बाद वो उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. और अगर कोई भी पर्सन उस फूड को लेता है, उसको कंज्यूम करता है, तो वो फूड पॉइजन का शिकार हो सकता है. तो यहाँ पर क्या होते हैं कि बैक्टीरिया भी फूड के अंदर मौजूद होते हैं.
ओके अब बैक्टीरिया, कौन कौन से बैक्टीरिया फूड के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है कि ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस की पिक्चर है, डायग्राम है। ये स्टेफिलोकोकस और ये इकोलाई बैक्टीरिया जो हैं ये फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ये फूड को अगर आप रख देते हैं, कूल टेम्परेचर पर नहीं रखते, बाहर ही उसको छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, उस फूड को स्पॉइल करते हैं। और उस फूड को स्पॉइल करने की वजह से अगर कोई भी उस फूड को लेगा, उस फूड को हासिल करेगा, उसको अपनी फूड बनाएगा, उसको खा लेगा, तो यहाँ पर उस पर्सन को फूड पॉइजन हो सकता है। ओके नाउ ऑर्गेनिजम्स इन पॉन्ड के अंदर बैक्टीरिया आपको बता दिए कौन कौन से फूड होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स पॉन्ड में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉन्ड में होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना और इसी तरह रोटिफर दे और एंड मैनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड के अंदर ये सारे अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, रोटिफर और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स कि किस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड हासिल करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका डिस्कस करेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड हासिल करते हैं। हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, हमें क्या देखना है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट की तरह ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जिस तरह एनिमल और प्लांट को फूड चाहिए होती है, इसी तरह इनको भी फूड चाहिए होती है। दे नीड फूड, दे कैन ग्रो एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं, इनमें भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। दे कैन ग्रो एंड दे नीड फूड, इन्हें भी फूड चाहिए होती है। ग्रो मीन्स दे इंक्रीज देयर साइज, उनका साइज इंक्रीज होता है, वो उनकी ग्रोथ कहलाती है। एंड रिप्रोडक्शन मीन्स दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर, वो अपने नंबर को, अपनी तादाद को इंक्रीज कर रहे होते हैं, जो कि उनकी रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट तरह से अपनी फूड हासिल करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। दे अब्जॉर्ब सनलाइट एंड दे यूज क्लोरोफिल एंड दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि अभी आपके पास यहाँ पिक्चर लगाई थी साइनोबैक्टीरिया। Cyanobacteria is a microscopic organism. It is a microorganism and it can make their own food with the help of sunlight and chlorophyll. So it is called as autotroph. तो बहुत से microorganism क्या होते हैं, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और वो microorganism जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, they make their own food, they are called as autotroph. और बहुत से microorganisms ऐसे होते हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। लेकिन ये किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स। इनको जिन न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से और वेस्ट प्रोडक्ट्स से। जो भी वेस्ट मैटर है, वेस्ट मैटर के ऊपर ये रहते हैं और वेस्ट मैटर के ऊपर वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट मैटर एंड दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी फूड को, अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट मैटर से, तो दे आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। अदर टाइप्स आर पैरासाइट। पैरासाइट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे। सैप्रोफाइट भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे थे और पैरासाइट भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं।
पैरासाइट भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड, ये भी अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी फूड हासिल करते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से। सैप्रोफाइट डेड ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करते हैं, वेस्ट मैटर से लेते हैं, और पैरासाइट जो हैं वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग थिंग से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर या उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं और वहाँ से अपनी फूड को हासिल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये पैरासाइट होते हैं। जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी जो हैं वो होस्ट हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं और हमारी बॉडी के ऊपर भी होते हैं। जैसे हमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस हमारी बॉडी के ऊपर ग्रो करता है, इसी तरह हमारी नोज़ में इन्फेक्शन हो जाता है, नोज़ की लाइनिंग के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अभी बताया आपको टीथ के बिटवीन जो दो दांतों के दरमियान स्पेस होती है वहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो ह्यूमन बींग भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होस्ट है और यहाँ हमारे अंदर भी और हमारी बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लेकिन ये तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल नहीं होते। पैरासाइट जो हैं वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी से या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड एब्जॉर्ब करते हैं और फूड एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वहाँ पर डिजीज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ फैला रहे होते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मलेस भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो कि हार्मफुल भी है, हार्मलेस भी है और यूज़फुल भी होते हैं। जैसे कि आपको बताया पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वायरस हैं, ये डिजीज़ क्रिएट करते हैं। तो ये क्या हुए, हार्मफुल हुए। इसी तरह हार्मलेस है, हमारी टीथ के बिटवीन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो अपनी फूड तो हासिल कर रहे होते हैं लेकिन हमें किसी तरह का हार्म नहीं पहुँचा रहे होते हैं, ये हार्मलेस होते हैं। और बहुत से बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रिपेयर नहीं कर रही होती है, हमारी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है। तो वो बैक्टीरिया हमें वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या होगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिजीज क्रिएटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फूड को, मैंने अभी आपको बताया कि फूड पॉइजन हो जाता है, फूड को के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो लुइस पैस्चर नामी साइंटिस्ट ने पैस्चराइजेशन का प्रोसेस इन्वेंट किया था, पैस्चराइजेशन का प्रोसेस इन्वेंट किया था, जिसके ज़रिए क्या होता है, कोई भी ड्रिंक है, कोई भी लिक्विड फूड है, जैसे कि मिल्क है, लिक्विड फूड के को बहुत हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया जाता है। जब हाई टेम्परेचर पर बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किल हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर उसको जो है वो किसी कंटेनर के अंदर, किसी इंक्यूबेटेड कंटेनर के अंदर जो है वो उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। इस तरह वो फूड जो है वो स्पॉइल होने से, ख़राब होने से सेफ हो जाती है। तो लुइस पैस्चर ने हमें पैस्चराइजेशन का प्रोसेस इन्वेंट करके दिया था, जिसके ज़रिए हम जो लिक्विड फूड है लाइक मिल्क उसको प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिजीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिजीज़ भी कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ भी कॉज करते हैं और 19th सेंचुरी के अंदर हमें जाके पता चला था 19th सेंचुरी में कि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। उससे पहले इन डिजीज़ का कॉज नहीं पता था कि ये बीमारियां किसकी वजह से हो रही हैं। 19th सेंचुरी में जाके पता चला था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे मौजूद हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एनिमल के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो वायरसेस एंड बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। The microorganisms and viruses which are causing the disease in the body of animals and human beings, they are called as germs. And what disease? The disease which are causing by the germs, these diseases are called as infectious diseases. और वो डिजीज़ जो कि
जर्म की वजह से हो रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, उन डिजीज़ेस को हम इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कहते हैं। और इनका कॉज क्या हैगा, इनका एजेंट क्या है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ हो रही है, उन्हें हम जर्म्स कहते हैं। ओके, नाउ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस। वायरस भी क्या है, इट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये भी, इसको देखने के लिए भी हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़ती है। वायरसेस बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं, वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और बैक्टीरिया से छोटे होने की वजह से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर भी डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास बैक्टीरियोफेज वायरस की डायग्राम है, ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया के अंदर इन्फ्यूज हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद वहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है और उससे भी डिजीज कॉज करता है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस क्या है, जो कि बैक्टीरिया में डिजीज क्रिएट करता है और वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड दे कॉज डिजीजेज। और वायरसेस क्या होते हैं, दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, वायरसेस खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्हें क्या चाहिए होता है, कोई होस्ट चाहिए होता है। होस्ट यानी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये रहते हैं, जहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस एनिमल को या उस ह्यूमन बीइंग को हम होस्ट कहते हैं। तो वायरस को क्या चाहिए होता है, होस्ट चाहिए होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी चाहिए होती है रिप्रोडक्शन के लिए। ये खुद से अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर सकता, इस वजह से अभी तक वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं कंसीडर किया गया है। और वायरसेस से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, मीजल्स, मम्स, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस, एड्स एंड फ्लू। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो कि वायरस की वजह से होती हैं। और एड क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। फ्लू आपको पता है, फ्लू बर्ड्स के अंदर भी होता है, एनिमल के अंदर भी ये फ्लू मौजूद होता है। और बर्ड्स के अंदर या एनिमल के अंदर जो फ्लू है वो एनिमल से बर्ड्स से ह्यूमन बींग्स में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। वो ह्यूमन बींग्स जो कि बर्ड्स के साथ रह रहे हैं या उस एनिमल के साथ रह रहे हैं जिसको फ्लू है, और फ्लू किसकी वजह से, वायरस की वजह से, तो ये फ्लू उन ह्यूमन बींग्स को भी लग सकता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है, बर्ड से एनिमल से ये ह्यूमन बीइंग में जाएगा और उस ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड्स डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी डिजीज़ कॉज करते हैं। बैक्टीरिया हमारे पास हार्मफुल भी बैक्टीरिया है और यूज़फुल बैक्टीरिया भी हैं। वो बैक्टीरिया भी हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और वो बैक्टीरिया भी हैं जो हमें फ़ायदा दे रहे होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया क्या हुए, जो कि डिजीज़ क्रिएट कर रहे हैं, वो हार्मफुल बैक्टीरिया कहलाएंगे। और अभी आपको बताया यूज़फुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जैसे कि विटामिन के है। विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता और ये बैक्टीरिया जब हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं तो ये हमें विटामिन के प्रोड्यूस करके देख रहे होते हैं। इस तरह और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती है और ये बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें बनाकर दे रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हमारे लिए। इसी तरह भी आपको एग्जाम्पल दी थी कि जो टीथ के अंदर मौजूद है बैक्टीरिया, हमारे बहुत से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो टीथ के बिटवीन तो रहते हैं लेकिन वो हमें हार्म नहीं पहुंचा रहे होते हैं। तो इस तरह बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। और बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, बैक्टीरिया से होता है कॉलरा, निमोनिया, टाइफाइड फीवर, ट्यूबरक्लोसिस एंड वूपिंग कफ। और अभी आपको बताया था कि फूड पॉइजन भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके अलावा और भी डिजीज़ हैं जो कि जिसका कॉज क्या बनता है, बैक्टीरिया कॉज बनता है और ये बैक्टीरिया उन डिजीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, नाउ
Let's move towards your copy work. There is a work present on page number 90, 91, 92 and 93. You have to complete your copy work from content solution page number 90, 91, 92 and 93. आप यहाँ से अपना copy work complete करेंगे and your copy work will be submitted in the school in the first week of September. और आपका ये copy work September के first week में school में collect हो जाएगा for checking and for marking. And write down your diary. Your homework is draw diagram of some microorganisms. आपको क्या करना है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डायग्राम अपनी कॉपी में ड्रॉ करनी है. जैसे कि अभी आपने देखा आपके सामने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डायग्राम शो की गई हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया की पिक्चर थी, यहाँ डायग्राम मौजूद थी. वायरस के आपको बैक्टीरियोफेज वायरस दिखाया जा रहा है. और यहाँ पर आपके पास क्या मौजूद है, टोबैको मोज़ेक वायरस है. टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको प्लांट पर अटैक करता है और टोबैको प्लांट के ऊपर ये डिजीज़ कॉज करता है, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कहलाती है. इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस है. यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के अंदर इन्फ्लुएंजा कॉज करता है. दे अटैक ऑन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स एंड दे कॉज इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. एंड इसी तरह बैक्टीरियोफेज वायरस है. बैक्टीरियोफेज वायरस अटैक्ट ऑन बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के अंदर ये डिजीज़ कॉज करता है. तो आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी डायग्राम जो आप को बनाना चाहें आप बना सकते हो. आपको अपनी कॉपी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डायग्राम ड्रॉ करनी है, कंटेंट सोल्यूशन कंप्लीट करना है. एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.